हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों, हम आपको आधुनिक भारत पढ़ा रहे थे। मेरा नाम है श्रवण कुमार। दोस्तों, हम आपको आधुनिक भारत पढ़ा रहे थे। तो आधुनिक भारत में हम आपको सबसे पहले जो आपको टॉपिक स्टार्ट किए थे, निम्न जाति आंदोलन, फिर उसके बाद जनजाति आंदोलन, फिर उसके बाद हमने आपको स्टार्ट किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, वह था क्षेत्रीय इतिहास में हमने सबसे पहले बंगाल को आपको बताने का प्रयास किया था। इसके पहले हम आपको जो है बंगाल के जो महत्वपूर्ण नवाब थे, चाहे वो नवाबों में चाहे जैसे मुर्शिद कुली खान थे, चाहे सुजाउद्दीन थे, सरफराज खान थे, या फिर अलवर्दी खान थे, और इसके पहले हम आपको सिराजुद्दौला के बारे में भी अच्छे से आपको बताए थे। तो आज जो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है क्षेत्रीय इतिहास में बंगाल, यानी आधुनिक भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों बंगाल। बंगाल में आज हम आपको एक जो बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से कहें या हर एक व्यक्ति को जानने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, और वह युद्ध है दोस्तों प्लासी का युद्ध। इस प्लासी के युद्ध की परिणति क्या होती है दोस्तों, कि आप देखेंगे इस प्लासी के युद्ध के कूटनीति के माध्यम से अंग्रेज केवल साइडर की तरह, अंग्रेज केवल जो मीर जाफर है उसे आगे करते हैं नवाब बनाने के लिए, और वह प्लासी के युद्ध में जो है किस तरीके से सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति रहता है, लेकिन बीच युद्ध में मीर जाफर जो है सिराजुद्दौला को धोखा देता है, और उसके पुत्र मीरन के कहने पर मीर मर्दान ने कैसे उसकी हत्या करता है, और कैसे मीर जाफर जो एक सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति था और सिराजुद्दौला नवाब था, उनकी हत्या करता है, और कैसे अंग्रेजों की कठपुतली बनकर बंगाल का नवाब बनता है। तो दोस्तों थोड़ा सा प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि बताएंगे आपको। इस वीडियो के माध्यम से यह भी पता चल जाएगा कि कैसे अंग्रेज जो है अब बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित करेंगे। अभी देखिए 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज जो है अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल पर नियंत्रण करते हैं, लेकिन 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है दोस्तों, तो उस बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने जो है तिकड़ी को हराते हैं, यानी भारत की जो तिकड़ी सेना थी, चाहे वो अवध के नवाब होते हैं, चाहे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय होते हैं, और चाहे बंगाल के नवाब जो है मीर कासिम होते हैं। तो इन लोगों को तिगड़ी सेना को हराने के बाद अंग्रेज जो है प्रत्यक्ष रूप से बंगाल को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, यानी पूरे के पूरे राजनीतिक अधिकार बंगाल में प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों आइए थोड़ा सा हम आपको प्लासी का युद्ध आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आप इसके पहले भी कई लोगों से आप प्लासी का युद्ध पढ़े होंगे, लेकिन दोस्तों हम आपको प्लासी का युद्ध इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आपके पास टाइम यदि न हो, आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास अगर टाइम न हो तो आप 1-2 मिनट केवल वीडियो को देख करके आप अगर स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो प्लासी का युद्ध के इससे बेहतर कंटेंट हमें लगता है आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने आपको उतना कंटेंट यहाँ पर दिया है प्लासी के युद्ध के बारे में जितना आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं प्लासी का युद्ध। तो दोस्तों इसके पहले हमने आपको बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में तो हमने अलीनगर की संधि या कहें कलकत्ता की संधि के बारे में आपको बताया था कि जैसा कि अंग्रेजों के मध्य और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य यह समझौता हुआ था अलीनगर की संधि में कि आप एक दूसरे की संप्रभुता की रक्षा करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और कलकत्ता में उन्हें जो भी किले बंद करने की अनुमति प्राप्त हो गया था। तो इसी क्रम में दोस्तों प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे बनती है कि अंग्रेज जान जाते हैं कि सिराजुद्दौला को ज्यादा देर तक, मतलब बंगाल में शासक बने रहना, अगर ज्यादा देर तक ये बंगाल में शासक बना रहेगा तो हमारे जो है हित प्रभावित होंगे। अंग्रेज ऐसा सोचते थे। अंग्रेजों की कहीं ना कहीं यह पूरी तरीके से मानसिकता हो गई थी कि बंगाल को अपने नियंत्रण में लिया जाए, सिराजुद्दौला को नवाब के पद से हटाया जाए और अपने एक कठपुतली नवाब को यहाँ पर बैठाया जाए। इसी की परिणति में दोस्तों मीर जाफर को आगे लाते हैं, और मीर जाफर जो है नवाब के खजाने के 50% खजाने पर और प्लस कुछ पैसे जो है, हम इसके पहले वीडियो में बताए थे, कुछ पैसे नगद के तौर पर वह जो है आगे आता है कि ठीक है हम नवाब बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन नवाब के खजाने का 50% भाग जो भी रुपया पैसा है, जेवरात है, जो भी धन है वह हमें चाहिए। इस बात पर जो है मीर जाफर राजी होता है। और जबकि यह मीर जाफर कौन है, यह मीर जाफर जो है दोस्तों सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति है। तो आइए दोस्तों तो हम उस अलीनगर की संधि से आगे आपको इंटरलिंक करने का प्रयास करते हैं कि
प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हो रही है दोस्तों। अंग्रेजों ने 23 मार्च 1757 को फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर को जीत लेते हैं। यानी इन लोगों को यह हस्तक्षेप, यह समझौता हुआ था अलीनगर की संधि में कि अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य यह संधि हुआ था कि अंग्रेज अब नवाब के किसी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो जो भाई नवाब का जो राज्य क्षेत्र था बंगाल, उस बंगाल के अंतर्गत फ्रांसीसी एक व्यापारिक कंपनी थी। तो अगर आपको फ्रांसीसियों को से युद्ध करना है या फ्रांसीसियों से की कोठी पर या उनकी फैक्ट्री पर कब्जा करना है, तो कम से कम आपको नवाब से अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या काम किया कि नवाब से बिना अनुमति प्राप्त किए ही फ्रांसीसियों की बस्ती पर कब्जा कर लिए, डायरेक्ट हमला कर दिए। हमला करने के पीछे कारण यह था दोस्तों को, इसके पहले हम आपको वीडियो में बताए थे कि नवाब के पीछे कुछ षड्यंत्रकारी गुट थे जो सिराजुद्दौला को अपदस्थ करना चाहते थे, जिसमें सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम थी, मीर जाफर तो स्वयं मिला हुआ था, इसी का सहायक सेनापति था यार लतीफ था, और कुछ माणिक चंद्र एक व्यापारिक प्रशासनिक अधिकारी था। ऐसे कुछ शासन और प्रशासन के लोग भी चाहते थे कि बस सिराजुद्दौला नवाब के पास से हट जाएं। उन्हीं के सह पर अंग्रेजों ने जो है चंद्रनगर की जो बस्ती थी फ्रांसीसियों की, उस पर कब्जा कर लिया जबरदस्ती। जब फ्रांसीसी जो लोग थे यह बात उनके पास गए नवाब से बताएं, तो उल्टे अंग्रेजों ने नवाब पर भी यह आरोप लगा दिया कि आप जो है फ्रांसीसियों की मदद कर रहे हैं, हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं फ्रांसीसियों के साथ मिलकर। यह आरोप अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के ऊपर लगा दिया, यानी बंगाल के नवाब के ऊपर यह आरोप लगा दिया। हमने यहाँ पर लिखा भी फैक्ट वाइज। और अंग्रेजों ने यह भी आरोप लगाया कि नवाब फ्रांसीसियों की मदद भी कर रहे हैं। इसी को लेकर अंग्रेजों ने यह नवाब के ऊपर भी आरोप लगा दिया कि आप जो है फ्रांसीसियों की मदद कर रहे हैं, हमारे खिलाफ उकसा रहे हैं फ्रांसीसियों को। तो इसी को लेकर अंग्रेजों ने सेना लेकर 12 जून 1757 को, थोड़ा सा फैक्ट वाइज है आप जानते रहिए, इसी को लेकर अंग्रेजों ने सेना लेकर 12 जून 1757 को मुर्शिदाबाद की तरफ कूच किए और 17 जून 1757 को बंगाल का प्रवेश द्वार जिसे कटवा कहा जाता था उस पर अधिकार कर लिए। यानी अंग्रेज अब प्रत्यक्ष रूप से मतलब बंगाल के जो नवाब हैं उनके खिलाफ स्वयं आ रहे हैं युद्ध के लिए। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि 12 जून 1757 को मुर्शिदाबाद की तरफ कूच किए और 17 जून 1757 को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता था कटवा, एक स्थान था बंगाल में, उस स्थान पर जिसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता था उस स्थान पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अब जब कब्जा कर लिया उस स्थान को, तो अब जाहिर सी बात है जब रास्ता ही आप रोक दिए, ब्लॉक कर दिया, तो अब नवाब को युद्ध करना जरूरी नहीं मजबूरी हो गया है। तो इसी क्रम में दोस्तों जब प्लासी का युद्ध हो रहा है 23 जून 1757 को, याद रखिएगा डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। 23 जून 1757 को कौन कौन है, यानी एक तरफ सिराजुद्दौला है, उसका सेनापति मीन मर्दान है, मोहनलाल है, मीर जाफर है और यार लतीफ है, ये सिराजुद्दौला की तरफ है। और दूसरी तरफ अंग्रेज है, अंग्रेजों की तरफ क्लाइव और वाटसन है, यानी मुख्य रूप से क्लाइव ही है। अब जानते रहिए दोस्तों ये प्लासी कहाँ है। प्लासी दोस्तों पश्चिम बंगाल में, हमने यहाँ पर लिखा है प्लासी जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में, पश्चिम बंगाल के प्लासी जो है पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में भागीरथी के तट पर एक गांव था, वहां पर एक बहुत बड़ा आम का बगीचा था, उसी को प्लासी कहा जाता था और वहीं पर यह युद्ध लड़ा भी गया था। युद्ध की परिणति क्या हुई दोस्तों कि जब युद्ध शुरू हुआ, प्लासी का जब युद्ध शुरू हुआ, तो जो नवाब को पसंद नहीं करते थे, यानी जो सिराजुद्दौला को पसंद नहीं करते थे, चाहे उसका ये सेनापति मीर जाफर, यार लतीफ और कुछ प्रशासन के अधिकारी भी नवाब को अपदस्थ करना चाहते थे, तो उसमें जो मेन रोल निभाता है दोस्तों मीर जाफर। तो मीर जाफर ने एक यह अथवा किया कि मतलब एक कूटनीति किया कि इसका जो टॉप का सैन्य कमांडर है वो है मीन मर्दान और मोहनलाल। तो इन्होंने कूटनीति के माध्यम से युद्ध जैसे ही शुरू हुआ, मीन मर्दान की शुरुआत में ही मौत हो गई, इसे मार डाला गया। और जैसे ही युद्ध थोड़ा और आगे बढ़ा, जो उसका दूसरे नंबर का योग्य सेनापति था मोहनलाल, यह मार दिया गया। अब जब दो योग्य सेनापति सिराजुद्दौला के मार दिए गए, तो अब सेना की जो कमान थी वह पूरी तरीके से आ गई थी मीर जाफर और यार लतीफ के ऊपर।
मीर जाफर और यार लतीफ के ऊपर जब आ गए दोस्तों, तो ये मीर जाफर और यार लतीफ जो है अंग्रेजों से मिले थे। नवाब खुद ही पद से हटाना चाहते थे। हमने आपको इसके पहले कई बार इस चीज का चर्चा कर लिया है। मीर जाफर स्वयं नवाब बनना चाहता था, यह डीलिंग पहले ही हो चुकी थी। तो मीर जाफर ने किया क्या कि सेना को आगे बढ़ने से ही रोक दिया। और जब सेना को आगे बढ़ने से ही रोक दिया तो सिराजुद्दौला को अब पूरी तरीके से यह शक हो गया था। तो वह जो है युद्ध छोड़ करके हाथी पर बैठ करके, हाथी पर सवार होकर के, हमने यहाँ पर लिखा है कि मीर मर्दान की शुरू में एवं मोहनलाल की मध्य में मृत्यु के बाद सैन्य कमान मीर जाफर और यार लतीफ के पास था। इन्होंने सेना को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। नवाब अकेला पड़ गया। नवाब हाथी की पालकी पर बैठकर या हाथी की पालकी पर बैठकर छिपते हुए वहां से भागने का प्रयास किया, लेकिन उसे शीघ्र ही पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और जब उसे गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों, तो 26 जून 1757 को मीर जाफर नवाब बन गया। आप देख रहे हैं 23 जून 1757 को युद्ध हो रहा है, 26 जून 1757 को मीर जाफर नवाब बन गया। और दोस्तों कभी अगर यह पूछा जाए कि सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था उसकी हत्या कौन किया था दोस्तों, तो 2 जुलाई 1757 को मीर जाफर के पुत्र मीरन के कहने पर मोहम्मद बेग ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। युद्ध का कारण क्या हुआ दोस्तों? युद्ध हारने का कारण क्या हुआ? हारने के कारण ऐसे कई निकलते हैं दोस्तों। अब जब सिराजुद्दौला युद्ध हार गया तो कोई सिराजुद्दौला को बता रहा था सिराजुद्दौला डरपोक था, सिराजुद्दौला निर्णय लेने में संशय करता था, सामंजस्य का अभाव था, और अपने जो गुट थे उसके विरोध में जो षड्यंत्रकारी गुट बना था वह जानता था कि हमारे खिलाफ षड्यंत्रकारी गुट है, उसके बाद भी उस गुट को तोड़ नहीं पा रहा है, दूरदर्शी नहीं है। कई कारण उसके निकल के आते हैं, तो जिसका हमने यहाँ पर जिक्र भी किया है कि कुशल सेनापति नहीं था, अविवेकी था, डरपोक था, सामंजस्य का अभाव था, निर्णय लेने में विलंब करता था, तोड़दार बंदूक का प्रयोग नहीं किया था। जो बंदूक से युद्ध किया जाता था गोली चला करके, तोड़दार बंदूक का उसका प्रयोग न करना, घुड़सवार की जगह पर या हाथी सेना का अतिशय बल दिया, यह भी एक कारण था। भारी तोपों का प्रयोग करना, यानी हल्की तोपों का प्रयोग यह नहीं किया, भारी तोपों का प्रयोग किया, यह भी एक हार का कारण था। दूसरा था फ्रांसीसी तोपची को पहाड़ी भाग से मैदानी भाग में ले जाना। पहाड़ी भाग से मैदानी भाग में ले जाना कि दोस्तों अगर पहाड़ी भाग में जो फ्रांसीसी तोपची होते थे तो वहां से सटीक निशाना लगाया जा सकता था, लेकिन यह मैदानी भागों में ले गया। उतने अच्छे तरीके से फ्रांसीसी जो तोपची थे वो लोग कुशल नहीं हो पाए, सही तरीके से चला नहीं पाए। यह युद्ध हारने का महत्वपूर्ण कारण था। और दोस्तों युद्ध का निष्कर्ष क्या निकला? जो प्लासी का युद्ध हुआ उसका निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकला दोस्तों मीर जाफर की सिराजुद्दौला की हार हुई। मीर जाफर अगला नवाब बना। इसे ही बंगाल में प्रथम मौन क्रांति कहा जाता है। यानी सिराजुद्दौला की मौत, बंगाल में सिराजुद्दौला की मौत और मीर जाफर का सेनापति बनना ही बंगाल में प्रथम मौन क्रांति कहा जाता है। आप जानते रहिए, फैक्ट वाइज है, हमने यहाँ पर लिखा भी है। अंग्रेजों ने अपना स्वरूप अब बदल दिया। व्यापारिक कंपनी से अंग्रेज अब राजनीतिक कंपनी बन गए, अर्थात अब वो किंग मेकर की भूमिका में आ गए, यानी राजा बनाने वाले प्रवृत्ति में आ गए कि अब बंगाल का नवाब कौन होगा यह डिसाइड अंग्रेज करेंगे। हमने कहा ना प्लासी युद्ध के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से जो है अंग्रेज बंगाल को अपने कब्जे में कर लिए। यहाँ पर हमने लिखा भी है, किंग मेकर की भूमिका में आ गए। मीर जाफर ने 24 फरगना की जागीर और 2,24,000 रुपए क्लाइव को दिए और 50 लाख रुपए सैनिकों में बांटे। जो सैनिकों को उसने आगे बढ़ने से रोक दिया था, भाई सैनिक उसकी बात मान गए, मीर जाफर की बात मान गए, तो सिराजुद्दौला हार गया, नवाब बन गए। तब सैनिकों को तो खुश करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो 50 लाख रुपए सैनिकों में बांटा। जो उसके अन्य छोटे छोटे सैनिक टुकड़े तो उन्हें पैसा खूब दिया, बांटे। बंगाल में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी और डच को बहुत पीछे छोड़ दिया। अब इससे क्या हुआ, बंगाल में अंग्रेज एकदम फ्रंट पे आ गए। अंग्रेज व्यापारी भी हो गए, अंग्रेज शासक भी हो गए, तो जाहिर सी बात है फ्रांसीसी और डचों को एकदम पीछे छोड़ देंगे। 24 फरगना की जागीर जाफर ने, यानी मीर जाफर ने निजी तौर पर मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड से दिलवाई थी। किन्हें? अंग्रेजों को। भारतीयों की सैनिक दुर्बलता
का पता चला इस युद्ध से, भारतीयों की सैनिक दुर्बलता का पता चला, फूट डालो राज करो का सूत्रपात हुआ, मुगल बादशाह की कमजोरी का पता भी चल गया। यानी जो भारतीय सैनिक थे, भारतीय सैनिक के कहने का तात्पर्य सिराजुद्दौला के जो सैनिक थे, जो मुगल बादशाह के सैनिक थे और आसपास के जो क्षेत्रीय सैनिक थे, उनकी दुर्बलता यानी उनकी कमजोरी का भी पता चला और साथ ही साथ मुगल बादशाह की कमजोरी का भी पता चल गया इस युद्ध से। और अंग्रेज यह भी जान गए कि भारत में यदि राजनीतिक सत्ता स्थापित करना है, भारत को यदि ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना है, तो भारत में सिर्फ और सिर्फ फूट डालो और राज करो, यानी इन्हें आपस में लड़ा के रखो एक दूसरे से, चाहे वो जाति के नाम पे हो, चाहे धर्म के नाम पे हो, चाहे वो परिवार के नाम पे हो, चाहे वो बादशाह बनने के नाम पे हो, इनकी नब्ज को पकड़ो, इन्हें कहीं से भी लड़ा के खाली छोड़ो। ये लोग सत्ता का सूत्रपात हुआ, यानी फूट डालो और राज करो की योजना का सूत्रपात हुआ इस युद्ध के माध्यम से। अब प्लासी के युद्ध के बारे में कुछ लोगों का स्टेटमेंट है दोस्तों, जानते रहिए। कभी कभी फैक्ट वाइज यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं, क्योंकि कुछ इतिहासकार उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए हैं, तो आप जानते रहिए। प्लासी के युद्ध से बड़ा तात्कालिक प्रभावकारी युद्ध कोई नहीं था। यह स्टेटमेंट किसका है? प्लासी के युद्ध से बड़ा और तात्कालिक प्रभावकारी युद्ध कोई नहीं था। यह स्टेटमेंट था दोस्तों मालेसन का। यह एक इतिहासकार हैं। प्लासी युद्ध से मध्य युग का अंत हो गया और आधुनिक युग शुरू हो गया। यानी प्लासी के युद्ध से मध्य युग का अंत हो गया भारत में और आधुनिक युग शुरू हो गया। यह कथन है रघुनाथ सरकार का, हमने यहाँ पर लिखा भी है। प्लासी युद्ध के बाद बंगाल की कालजयी रात की शुरुआत हुई। नवीन चंद्र सेन का यह स्टेटमेंट है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल की कालजयी रात की शुरुआत हो गई। आप ये स्टेटमेंट याद रखिएगा दोस्तों, हो सकता है कभी कभी परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न पूछ ले। प्लासी का युद्ध कोई युद्ध नहीं था, यह तो बंगाल के सेठों और सेनापति मीर जाफर को बेचने का तरीका था। के.एम. पडिक्कर साहब बताते हैं कि प्लासी का युद्ध कोई युद्ध नहीं था, यह बंगाल को कैसे अंग्रेजों को बेचा जाए, यह वही एक क्या था दोस्तों, बेचने का एक तरीका था। यानी बंगाल को कैसे अंग्रेजों को बेचा जाए वह एक तरीका था केवल, और प्लासी का युद्ध कोई युद्ध नहीं था। यह कहना था नवीन चंद्र के.एम. पडिक्कर साहब का। प्लासी युद्ध ने भारत में अविरत युद्ध की श्रृंखला प्रदान कर दी। यह कथन है दोस्तों ताराचंद का। यानी प्लासी के युद्ध ने भारत में अविरत युद्ध की श्रृंखला प्रदान कर दी, ताराचंद। क्योंकि अब देखिए प्लासी के युद्ध जीतने के बाद बक्सर का युद्ध लड़ेंगे, बक्सर के युद्ध के बाद मैसूर के बाद निजामों के बाद मराठों को, फिर मुगलों को, यानी अविरत युद्ध लड़ते हैं अंग्रेज और पूरी तरीके से भारत के जितने भी क्षेत्रीय रजवाड़े होते हैं सबको नस्ताना नाबूद करके भारत पर पूरी तरीके से अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं, व्यापारिक के साथ साथ राजनीतिक वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं। ये था दोस्तों प्लासी का युद्ध। तो अब दोस्तों ये प्लासी का युद्ध हमारा समाप्त होगा। यदि कोई कमियां रह गई तो आप जरूर बताइएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो सकता है आपके पास समय अभाव की कमी हो तो आप स्क्रीनशॉट से भी 2 से 3-4 मिनट में जितना हमने लिखा है आप अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि कोई कमियां रह गई तो आप जरूर बताइएगा दोस्तों। हमारा जो चैनल है यूट्यूब पे ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया, इसे दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, लोगों तक शेयर भी करिए। धन्यवाद दोस्तों।